वेलकम, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। स्वागत है सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों सॉरी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गई थी और थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, हालांकि अभी भी नहीं है, बट स्टिल इस चक्कर से आपकी क्लासेज आपके पास प्रॉपर नहीं आ पाई। लेकिन अब निश्चिंत रहिए, आपकी क्लासेज आपके पास प्रॉपर आएगी। हम सिलेबस कवर करेंगे, सब चीज़ कवर करेंगे, क्योंकि अब सारी की सारी प्रॉब्लम हो चुकी हैं सॉर्ट। तो हम लोग कर रहे थे अपने डायमेंशन एनालिसिस या यूनिट एंड मेजरमेंट का पार्ट 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैंने आपसे कहा था ऐसी 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस की सेशन आएंगे। पहला हम कर चुके हैं, दूसरा आज है और तीसरा अब हम लेके आएंगे अपकमिंग डेज में। ठीक है, मतलब अपकमिंग डेज यानी कि अब हम चैप्टर शुरू कर देंगे। नेक्स्ट हम मिक्स टेस्ट शुरू करेंगे, उसमें आपको क्या करेंगे, एक एडवांस लेवल के हम क्वेश्चंस उसमें डालेंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, जिसने अभी तक हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और आप अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसमें व्हाट्सएप ग्रुप भी, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस या कुछ भी चीज मुझे आपको बतानी हो या कुछ भी हो इन्फॉर्मेशन, वो आप तक हम डायरेक्ट पहुंचा सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन ऑन यूनिट एंड डायमेंशंस, यानी कि इकाइयों और आयामों पर प्रश्न हम करने वाले हैं पार्ट 2। इसके बाद एक और आएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करते हैं उतना ज्यादा हमारा कॉन्फिडेंस हाई होता है और उतने एक्यूरेसी लेवल बढ़ता है हमारा, है ना। एग्जैक्टली। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग चलो जल्दी से शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है। क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन मास हैज द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, द एक्स हैज द डायमेंशन ऑफ। एक्स स्क्वायर बटे द्रव्यमान गतिज ऊर्जा के आयाम है। एक्स के आयाम क्या होंगे, हम ऑप्शन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब अपन के पास ये दे रखा है, आपको क्या करना है, पॉज करना है और इस क्वेश्चन का आंसर लगाना है, देन मुझसे मैच करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर सही है या नहीं। तो दोस्तों ध्यान से देखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन मास, यानी कि हमें क्या दिया है, हमें दिया है एक्स स्क्वायर बटे द्रव्यमान यानी कि मास, और इसके जो विमीय सूत्र है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, वो गतिज ऊर्जा के बराबर है। तो हम एक काम करते हैं, गतिज ऊर्जा यानी कि ऊर्जा जो हम जानते हैं, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोले, एनर्जी बोले, वर्क डन बोले, यानी कि कार्य, इनके आयाम सेम होते हैं। इनकी भैया विमीय सूत्र सेम है। क्या है इनके विमीय सूत्र, हम लोग पता है, ml की घात 2 t की घात -2। सर ने आपको बहुत अच्छे से बताया कि ml स्क्वायर t -2 होता है वर्क, और ml सिर्फ एक l t -2 होता है फोर्स। तो दोस्तों हम रख देंगे एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर। टेंशन नहीं लेनी हिंदी वालों, मास का मतलब होता है द्रव्यमान, और द्रव्यमान की इकाई होती है m। m से ही तो बताते हैं kg, तो kg को किससे बताते हैं, विमीय सूत्र में m से। काम खत्म। नाउ काइनेटिक एनर्जी आ गई। नाउ काइनेटिक एनर्जी को देखेंगे तो दोस्तों m की जगह m रहने वाला है, ध्यान से देखो, l स्क्वायर की जगह l स्क्वायर रहने वाला है, और t की पावर -2 ऐसे ही रहने वाला है। कोई दिक्कत नहीं ना, हमने काइनेटिक एनर्जी की जगह सीधे चिपका दिया। अब जरा गणित लगाओ, नॉर्मल सी गणित। ये m क्या करेगा, यहां जाएगा मल्टीप्लाई होके। जैसे ही ये m यहां मल्टीप्लाई होके जाएगा तो आपको यहां मिलेगा x का स्क्वायर। मैंने x स्क्वायर को छेड़ा भी नहीं, वहीं का वहीं पे रखा है, ठीक है। m इंटू m बन जाएगा m का स्क्वायर, l की घात 2 थी ही और t की घात -2 थी ही, खत्म। अब स्क्वायर हटता है तो गणित क्या कहती है, गणित कहती है भैया अगर स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे अंडर रूट लगा दो। तो यहाँ बन गया m का स्क्वायर, यहाँ बन गया l का स्क्वायर, यहाँ आ गया -t की घात -2 का स्क्वायर, अंडर रूट में आ गया। इसके ऊपर बस छतरी तो लगानी है, लगा दी छतरी। अब छतरी लगा के इसको बाहर निकाल दो। अगर 2 × 2 होता है तो 1 2 बाहर ले लेते हैं, यानी कि 4 को बोलते हैं 2। अगर ऐसे ही 36 होता है तो इसका मतलब होता है अंडर रूट 6 × 6, 1 का पेयर उठा के बाहर लिख दो। बचपन वाली गणित है। तो m का स्क्वायर है तो 1 m बाहर आ गया, l का स्क्वायर है तो 1 l बाहर आ गया, और t की घात -1। m के x के विमीय सूत्र हमें मिल गए mlt -1। आओ अब ऑप्शन में चलते हैं, यहां पे लिख देते हैं x जो है वो है mlt -1, खत्म कहानी, इतना हमारे पास है। अब फटाफट देखो, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, दबाव होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल का क्या पड़ा था, mlt -2, क्षेत्रफल होगा l का स्क्वायर, l से l मरेगा, l ऊपर होके जाएगा, माइनस में l आएगा, आंसर हो नहीं सकता क्योंकि l हमें प्लस में चाहिए। ऐसे करने तेजी से क्वेश्चन, ठीक है। ये कब आएंगे, जब प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये पहला वाला तो हमारा आंसर नहीं है भैया। नेक्स्ट है टॉर्क। टॉर्क बल आगुण, बल आगुण कार्य समान होता है, और कार्य के क्या होते हैं, ml स्क्वायर t -2। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, तू भी हट जा भाई। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। दोस्तों जड़त्वागुण का सूत्र होता है I = mr²।
m की जगह आ जाएगा kg मीटर का स्क्वायर, यहाँ तो l है ही नहीं, सॉरी l भी है पर 2 में कहाँ है, यहाँ तो t भी नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं। तो अगर 3 नहीं है तो ऑब्वियसली एक हमारा आंसर होगा इम्पल्स। और फिर भी चेक कर लेते हैं, तो इम्पल्स को बेसिकली हम कैसे दर्शाते हैं, आवेग को हम बोलते हैं बल गुणा छुटकू सा समय, फोर्स इनटू छोटा सा टाइम। फोर्स क्या है mlt-2 और ये टाइम आएगा t लेके, आपको पता है बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, mlt-1 एग्जैक्टली ये सेम है और ये सेम है, यानी कि x यहां पर इंपल्स है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। करने की अप्रोच बहुत ही छोटी सी है, लेकिन आपको छोटी सी चीज याद रखनी है, आवेग हमारा एकदम करेक्ट आंसर यहां पे होगा। क्यों? क्योंकि mlt-1 इसका भी इकाई होती है और इसकी भी। हालांकि आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आप डायरेक्ट इंपल्स आपको मिल जाएगा, इतना दिमाग लगाना ही नहीं, बस आपको इसकी खोज करनी है और सीधे तुरंत आपका इंपल्स आपके पास आ जाएगा। तो ये था इसका आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में ये रहा, जल्दी से। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज डायमेंशनल फॉर्मूला एज दैट ऑफ एनर्जी अपॉन मास इनटू लेंथ। कहता है वह भौतिक मात्रा जिसके आयामी सूत्र ऊर्जा बटे द्रव्यमान गुणा लंबाई के समान है। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, ऊर्जा बटे द्रव्यमान गुणा लंबाई, जिसका डायमेंशन चिपकता है, जिसकी इकाई चिपकती है, चिपका दो। बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी की। तो कुछ नहीं करना, देखो ऊर्जा की जगह रख दे जूल, ऊर्जा की जूल होती है, द्रव्यमान की केजी होती है। पहले सबसे बेसिक से करते हैं, द्रव्यमान की केजी होती है, ठीक है सर, और लंबाई की मीटर होती है। सर ये तो कुछ समझ नहीं आया, ये जूल पर केजी मीटर क्या है। तो अब एक स्टेप आगे, एक जूल डायमेंशन याद करो, क्या बताया था, ml²t-2। विमेय सूत्र याद है ना कार्य के। अब मैं गारंटी दे सकता हूं जिसने अभी तक की क्लास ले ली होगी ना, उसको चाहे इकाई यूनिट ढंग से याद ना हो रही हो, लेकिन उसे डायमेंशन याद हो गया होगा वर्क का। तो ml²t-2, m होता है kg, m की जगह kg लिखो। लेंथ होता है मीटर का स्क्वायर, तो मीटर का स्क्वायर लिख दो, और टाइम को बोलते हैं सेकंड, तो सेकंड की घात तो -2 है ही सर। तो क्या हम जूल की जगह केजी, मीटर की घात 2, सेकंड की घात -2 लिख सकते हैं? बिल्कुल सर, जूल ही तो डायमेंशन है, वर्क का डायमेंशन सेम है, लिख दिया। नीचे बैठा केजी अपनी ही जगह पर और ये मीटर अपनी जगह पर। केजी ने केजी का सर फोड़ दिया, मीटर ने मीटर का सर फोड़ दिया, हमारे पास आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। सीधी सीधी बात है, सबको पता है एक्सेलरेशन, ना लगाते दिमाग। यो हो न्यूटन, यो हो वॉट, ये हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और या हो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। सिंपल एंड इजी, ठीक है दोस्तों। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला, या इसका डायमेंशन फॉर्मूला देखोगे तो LT-2 निकल जाएगा। सिंपल एंड इजी। आपके पास क्या होनी चाहिए, एक छोटी सी अप्रोच कि मेरे को किस तरीके से कन्वर्ट करना है। छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, छोटी छोटी चीजें, जैसे मैंने बताया था 1 न्यूटन में याद रखेंगे केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, 1 जूल में याद रखेंगे केजी मीटर वा का स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी मुश्किल बात है, एक m ही तो बढ़ाना है। जैसे डायमेंशन याद कर रहे थे mlt-2, और यहाँ पे याद रखेंगे तो ml²t-2। खत्म कहानी, ज्यादा इसमें दिमाग ही नहीं लगाना। तो kg की जगह m आ रहा था, मीटर स्क्वायर की जगह l स्क्वायर आ रहा था, पर की जगह आ रहा था अपॉन बट्टा, और यहाँ पे है सेकंड। आई होप ज्यादा तेज ना हो रहा हो, अगर ज्यादा तेज होता है तो आप मुझे बता दीजिएगा। ओके, हालांकि ये हम बहुत अच्छे से बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो अब इस पर टाइम खराब नहीं करेंगे, बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डायमेंशनली इक्विवेलेंट टू। प्रत्यास्थ गुणांक का आयामी सूत्र किसके बराबर है? तो आपको याद करना है एक हुक का नियम। जब भी ये कहानी आए तो हुक्स लॉ याद रखेंगे भाई बहनों, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ, हुक का नियम। हुक जी ने कहा था कि कोई चीज खींचोगे तो वो खींचेगी। सिंपल, एकदम गांव की भाषा में, सरल शब्दों में, कोई चीज खींचोगे तो वो खींचेगी। भाई रबड़ को खींचो, प्लास्टिक को खींचो, तार को खींचो, बेसिकली तो ये मैटर की बात करते हैं, तार की बात कर रहे हैं। तार को खींचो वो खींचेगी, पर ऐसा नहीं कि आप इसे खींचते चलो तो खींची गई। एक रबड़ खींच रहे हो खींच गई, एक तार खींच रहे हो खींच गई, पर ऐसा नहीं ना खींचते तो बस खींचा चाइना में चली गई वो बैंकॉक तक, इतनी लंबी थोड़ी तार खींच लोगे, ऐसा तो नहीं होगा। यहाँ देहरादून में बैठे मैं कोई तार खींचूं, वो तार दिल्ली तक खींचता चला जाऊंगा, एक लिमिट तक खींचेगी। तो वो लिमिट क्या होगी, उसको कहते हैं हम इलास्टिक लिमिट, प्रत्यास्थ सीमा,
कि एक सीमा तक खींचेगी। तो उन्होंने बोला कितना खींचोगे, खींचेगी लेकिन एक लिमिट तक खींचेगी, वो बोला था हुक भाई ने, हुक लॉ ने। अब हुक जी ने ये बात तो कह दी थी। अब हुक जी नियम के अनुसार क्या होता है कि जितना तुम स्ट्रेस दोगे, जितना तुम खींचोगे, उतना वो चीज खींचेगी। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी कि जितना तुम प्रतिबल लगाओगे, देखो कई बार ना हुक लॉ सीधे पूछ लिया जाता है क्या है, तो याद रखना है, उतना उस चीज में विकृति आएगी। विकृति यानी कि चेंज आएगा। तो अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन मैं हटा दूं तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का जो रेशियो बन गया वो क्या बन गया, कांस्टेंट। भाई प्रतिबल बटे विकृति का क्या बन गया, कांस्टेंट। कांस्टेंट बन गया, यानी कि यही कांस्टेंट हमारे पास, एक सेकंड दोस्तों, यही कांस्टेंट हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर हम प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं, वही होता है। यानी कि प्रत्यास्था गुणांक का सूत्र हो गया स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का सूत्र हो गया स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, प्रतिबल बटे विकृति। अब सर बहुत अच्छी बात हो गई दोस्तों, स्ट्रेस के जो डायमेंशन होते हैं वो होते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि प्रतिबल जो भैया है वह तो एकदम दबाव जैसे आयाम लेके बैठे हैं। लेकिन जो स्ट्रेन होता है, मैंने आपको बताया है स्ट्रेन यानी कि विकृति कितना बढ़ा, कितने पर बढ़ा, इसके कोई आयाम नहीं होते। इट इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो यदि इसके कोई डायमेंशन नहीं होते, इसके कोई आयाम नहीं होते, तो E बराबर सीधे सीधे स्ट्रेस की इकाई के बराबर आ जाएगा। भाई नीचे वाले की तो कोई इकाई है ही नहीं, नीचे वाला तो कह रहा मैं कोई यूनिट दे ही नहीं रहा हूं, मैं एक फिजिकल क्वांटिटी हूं बट मेरी कोई यूनिट है ही नहीं, तो इसकी यूनिट स्ट्रेस के बराबर हो जाएगी, इस प्रतिबल के बराबर हो जाएगी। तो देखो कहां चिपका है प्रतिबल, सीधी खत्म कहानी, और सोचना भी नहीं। सोचना ही क्यों है, हालांकि मैं तो देखो इतनी सारी चीजें बता रहा हूं, जब आप एग्जाम कर रहे होते तो आप थोड़ी इतनी सारी चीजें किसी को पढ़ा रहे होते हो, तो आपके दिमाग की बत्ती सीधे चलनी थी। हुक्स लॉ के अनुसार इलास्टिसिटी तब तक है जब तक जितना खींचोगे उतना खींचेगा। सिंपल, हुक नी का नियम का है, जितना खींचोगे उतना खींचेगा, पर एक लिमिट में, सीमा तक। ऐसे थोड़ी खींचते चलो तो खींचता ही जाएगा। बस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट होता है। स्ट्रेन की कोई इकाई नहीं होती, स्ट्रेस की होती है, यानी कि प्रतिबल की इकाई होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पर स्ट्रेन की नहीं होती, विकृति की नहीं होती, इसलिए हमारे पास ई की जो इकाई है वो डायरेक्ट हमें मिल जाएगी। सिंपल एंड इजी, ज्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो एक हलवा सा क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन, जो मिनट से पहले आपके दिमाग की बत्ती टिंग हो जानी चाहिए, है ना, टिंग टिंग बजे एकदम से। तो चलो, द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज, बताओ कौन सी दीप्त तीव्रता की इकाई है। दीप्त तीव्रता, ज्योति तीव्रता, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से ही मिलता है, बताओ। तो देखो दोस्तों, ध्यान से आप देखोगे कैंडेला एनर्जी टाइम पीरियड है, करंट बेसिकली हमें देखने को मिल रहा है। तो कैंडेला इसकी सीधे सीधे इकाई है, ज्योति तीव्रता की कैंडेला। अगर आपसे इस क्वेश्चन को पूछा जाए तो हो सकता है ऐसे भी पूछा जाए, इनमें से कौन कौन सी फंडामेंटल इकाइयां हैं या फंडामेंटल यूनिट हैं या फंडामेंटल राशियां, भौतिक राशियां, मूलभूत राशियां कौन कौन सी हैं। तो आपको पता है भौतिक राशियां तो सारी हैं, मूलभूत राशियां कौन कौन सी दिख रही है, कैंडेला, टाइम और करंट। हो सकता है नहीं भी पूछ ले कि नहीं है, तो ऊर्जा नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद में रखनी है, क्वेश्चन बनाना सीखना है दोस्तों। मैंने आपसे क्या कहा, क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे ना तो आधी जंग तो वैसे ही जीत गए। तो कैंडेला एग्जैक्टली है, ऊर्जा की इकाई होती है दोस्तों जूल, समय की होती है सेकंड, और करंट की होती है एम्पियर। ठीक है, तो कैंडेला इसकी होती है हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी की है। ठीक है, बाकियों की इकाइयां मैंने बता दी, पर ये याद रखेंगे ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी की इकाई है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, इसमें ज्यादा क्वेश्चन में टाइम नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग द सेम डायमेंशन फॉर्मूला। देखो किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ना, वो मैंने सारे टाइप कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है, अगर मैं यहाँ पे बैठे बैठे 1000-2000 क्वेश्चन इसी के करा दूं तो आपके लिए भी बोरिंग हो जाएगा और मेरे लिए तो हो ही जाएगा। और आप लोगों के कमेंट आने लगेंगे, सर सिलेबस होगा क्या, पूरा करोगे क्या, वो ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या किया है, हम एक पूरे के पूरे पैटर्न में से ना जितने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे जैसे टाइप के इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ। आपको बस ऐसे बत्ती जला कर चलना है, अच्छा इस तरीके का आया तो क्या करना है, अच्छा इस तरीके का आया तो क्या करना है, तरीके। अब ऐसे तो 100 क्वेश्चन बना सकता हूं मैं कि पेयर के किस किस के डायमेंशन सेम है, और हमने वो पढ़ लिए हैं थ्योरी पार्ट में, तो आप वहां से पढ़ के रखेंगे याद, और यहाँ पर ऐसे एक आधा क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या पूछा है कि किस किस भौतिक राशियों के समान आयामी सूत्र हैं, तो फटाफट बात करते हैं कार्य की। तो कार्य और बल, सबसे पहले को देखेंगे, बल होता है mLT-2,
वर्क होता है ml²T-2, तो ये तो नहीं होते, समान तो नहीं होते। नेक्स्ट है वर्क एनर्जी, एग्जैक्टली कार्य ही ऊर्जा है। फोर्स एंड टॉर्क, बिल्कुल दोस्तों, टॉर्क के होते हैं ml²T-2 और फोर्स का तो मैंने आपको बता ही दिया mlt-2। वर्क का होता है दोस्तों ml²T-2। पावर भूल भी जाते हो ना, कोई दिक्कत नहीं, पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम होता है, यानी कि एक टाइम एक्स्ट्रा ही ऊपर जाएगा, यानी कि यहां पर -3 हो जाएगा, तो ml²T-3 होता है पावर का। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, कौन बचा? बी वाला, कार्य और ऊर्जा के समान आयाम होते हैं। तो अपन ने एक टाइप ये भी देखा, हम लोगों ने एक टाइप ये भी देखा कि अच्छा इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, किस किस के सेम डायमेंशन है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्लांक कांस्टेंट हैज सेम डायमेंशन एज। अब उसने देखो एक टाइप क्या आया कि किस किस के सेम डायमेंशन है। अगली बारी में उसने एक ऊपर फिजिकल क्वांटिटी दे दी, एक भौतिक राशि ऊपर दे दी और नीचे उससे बोला कौन सी सेम है। देखो यहां पर क्या हुआ था, सेम किस किस के हैं, दोनों साथ चिपका के ऑप्शन में दे दिए थे। ऊपर क्या कर दिया, एक अलग दे दिया और नीचे अलग अलग पकड़ा दिया। हो सकता था वो प्लांक कांस्टेंट एनर्जी दे देता, किसके सेम है, प्लांक कांस्टेंट पावर, प्लांक कांस्टेंट लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग या प्लांक कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम। इससे पहला वाला क्वेश्चन, उसके जस्ट वाला क्वेश्चन। तो टाइप इस तरीके से बनता है, आपको पता होना चाहिए कि टाइप किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमें पूछा है प्लांक कांस्टेंट के किसकी तरह सेम डायमेंशन होंगे। थ्योरी लेक्चर पढ़े होंगे तो सारी चीजें एक एक तरीके से बेहतरीन तरीके से बताई गई है किसका क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं प्लांक कांस्टेंट की। तो प्लांक कांस्टेंट होता है E = hc/λ या h न्यू करके हम एक एनर्जी पढ़ते हैं, पहले डायमेंशन निकालना सीखते हैं। ठीक है, अगर हम h को बोलते हैं प्लांक स्थिरांक तो वो होता है ऊर्जा बटे आवृत्ति, ऊर्जा बटे आवृत्ति। और दोस्तों आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए आवृत्ति होती है 1 समय, यानी कि अगर मैं इसको ऊपर भेज दूं तो ये E × T बन जाएगा। सिंपल एक फॉर्मूला और याद रखना, कभी गलती से बोले एनर्जी × टाइम क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट भी होता है। पावर = वर्क डन अपॉन टाइम होता है, तो पावर × टाइम बेसिकली एनर्जी मिल जाएगा, है ना। तो देखो एनर्जी × टाइम, h की जगह h, एनर्जी होता है ml²T-2 और एक t अपनी जगह पे, तो h बराबर mL(T⁻⁻1). यहां पर हमारे पास बन जाएगा, ध्यान से समझना, h बराबर आ जाएगा mL(T⁻1). सिंपल, t⁻2 में से 1 चला गया, डायमेंशन आ गया। अब इसमें से किसका होगा, तो एनर्जी का तो अभी बता दिया mL²T-2, तो ये तो -2 हुआ, -1 तो होने नहीं वाला। पावर की बात करें तो पावर = वर्क डन अपॉन टाइम होता है, तो पावर होगा mL²T-2 और ये T ऊपर जाके इसको -3 कर देगा, तो इसका होगा m, ध्यान से देखेंगे दोस्तों, L²T-3, खत्म कहानी। ये भी नहीं होने वाला, ये भी नहीं होने वाला, कलर बदलते हैं। लीनियर मोमेंटम P = mv होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास होता है m, वेलोसिटी होता है Lt-1, है ना। लीनियर वेलोसिटी, लीनियर, एक सेकंड दोस्तों, L² भी होगा यार, सॉरी, हाँ L² भी होगा, ठीक है। तो ये भी इसका नहीं होने वाला, स्क्वायर भी होगा, हाँ ये स्क्वायर छोड़ना मत, तो ये भी इसका नहीं होने वाला, यानी कि हमारे पास जो आंसर आएगा इसका आंसर ये भी नहीं आने वाला, है ना। अब हम बात करते हैं आगे की, और आगे देखते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। बात करते हैं m क्या होता है, मास, v क्या होता है L/T, यानी कि वेलोसिटी, वेग, वेग होता है विस्थापन बटे समय या लंबाई बटे समय, इनटू r, r यानी कि लंबाई। तो आप गौर से देखोगे तो mL²T-1 इसका विमीय सूत्र है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम। और मैंने थ्योरीज में बताया भी है, आपको याद रखना, एंगुलर मोमेंटम और डायमेंशन, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक स्थिरांक और कोणीय संवेग के विमाय सेम है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया, बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में आया। कभी इस तरीके से पूछा गया है कि किस किस की इकाइयां सेम होंगी युग्म से, और यहाँ पे कभी सीधा ऐसे पूछा गया है, पर बहुत बार ये पेपर में आया है, 2-3 बार। एक बार ये CDS में भी आया हुआ है, ऐसे स्टेट के पेपर में भी आया हुआ है, तो ये पेपरों में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला। अगर मैं आपको न्यूक्लियस चैप्टर पढ़ा चुका होता तो आपको फिर शायद या आपने 11th की केमिस्ट्री पढ़ी हो या 12th में अगर आपने फिजिक्स में न्यूक्लियस पढ़ा हो जिसमें हाइड्रोजन कम एटम पढ़ते हैं, तो बोर जी ने एक थ्योरी में ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं शेल में घूमते हैं,
इलेक्ट्रॉन उन्हीं शेल में, उन्हीं ऑर्बिट में घूमते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम NH/2π के बराबर होता है। जिनका एंगुलर मोमेंटम यानी कि उन्हीं शेल में, हालांकि हम लोग जब न्यूक्लियस पढ़ेंगे, जब हम लोग एटम एंड न्यूक्लियस पढ़ेंगे तो उस दौरान ये पढ़ेंगे कि एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट, उन्हीं शेलों में घूमेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा H/2π का, जिनका कोणीय संवेग एक इंटीग्रल यानी कि एक नंबर से जब गुणा करेंगे H/2π तो उसके समान होगा। n का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी होता है। अब जरा कायदे से देखा जाए तो n की कोई इकाई है क्या? नहीं। 2π की कोई इकाई है क्या? नहीं। तो आंसर सीधे नहीं आ गया कि जो इसकी यूनिट है वही h की यूनिट है। पर इसके लिए थोड़ा और बेसिक से हमें चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ये थी आम जिंदगी, ठीक है, और ये है मेंटोर जिंदगी। क्यों? क्योंकि इसमें आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, तब जाके आपके दिमाग इतनी तेज चलेगा। अरे हाँ यार, ऐसा भी तो होता था, ये तो हमने पढ़ा है। सीधा आंसर आएगा दोस्तों, तब इकाइयां नहीं निकालनी। पर क्या करना पड़ेगा? बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपकी स्क्रीन में है। हाउ मेनी अर्ग आर देयर इन 1 किलोवाट आवर? 1 किलोवाट आवर के अंदर जूल तो सबने पूछा, हमने पूछ लिया अर्ग कितने होते हैं। 1 किलोवाट आवर में कितने अर्ग होते हैं? ये सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बनते हैं। ये भी कहीं किसी बुक में होंगे पढ़े हुए, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या, देखो सोच, रिश्ता वही सोच नहीं। अभी तक सबको पता था कि 1 किलोवाट आवर के अंदर 3.6, यहां 6 होता है तो 10 की घात 6 जूल होते हैं सर। पर सर अर्ग क्या होते हैं, अर्ग कैसे पता लगे? तो आपको एक और छोटी सी बात याद रखनी है कि 1 जूल की सीजीएस इकाई होती है अर्ग। जैसे 1 न्यूटन की सीजीएस इकाई होती है डाइन। 1 न्यूटन के अंदर 10 की घात 5 डाइन, 1 न्यूटन 10 की घात 5 डाइन के बराबर था, चुड़ैल नहीं, डाइन्स, ठीक है। वैसे 1 जूल के अंदर होता है 10 की घात 7 अर्ग। अब अगर 1 जूल के अंदर इतने अर्ग, तो भैया 1 किलोवाट आवर के अंदर कितने अर्ग? तो सबसे पहले तो आपको यह भी याद होना चाहिए कि किलोवाट आवर, किलोवाट घंटे जो होती है ये ऊर्जा की इकाई है, एनर्जी की यूनिट है। पावर की मत करके आना, ठीक है। वॉट इनटू टाइम है, वॉट इनटू टाइम। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो वॉट इनटू टाइम एनर्जी की इकाई होगी, पावर यानी कि वर्क की इकाई होगी। तो किलोवाट आवर ये भी पूछा जाता है, पता है कि किलोवाट आवर किसकी इकाई है? बच्चे पावर लगा के आ जाते हैं, होता है ये, बट ये एनर्जी की इकाई है, ठीक है। इज इक्वल्स टू ऐसी दोस्तों 3.6 से कोई दिक्कत नहीं, 10 की घात 6 से भी हमें कोई दिक्कत नहीं। हम क्या इस जूल की जगह ये पूरा चिपका सकते हैं? इस जूल को हटाएं, इस जूल को हटाएं और हम यहाँ पे 10 की घात 7 लिख सकते हैं और अर्ग की जगह अर्ग। इस जूल की जगह हमने क्या कर दिया? इस जूल को हटा के हमने ये वैल्यू यहाँ लगा दी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.6 गुणा 6 और 7 होते हैं 13, तो 10 की घात 13 अर्ग। सीधी सी बात है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। छोटी सी चीजें याद रखनी। किस्मत बहुत ही खराब हुई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही खराब, मतलब घुमाने वाले क्वेश्चन आने लगे पेपर में। थोड़ा एग्जामिनर चाहे कि तुम अपने दिमाग की हड्डियां आपस में लड़ाओ, मेहनत करो, तो वो हो सकता है ये दे दे भैया कि 1 अर्ग के अंदर कितने किलोवाट आवर। पूछना ही तो है, मैंने पूछ लिया 1 अर्ग के अंदर कितने किलोवाट घंटे। तो क्या करोगे अगर क्वेश्चन ऐसा की जगह ऐसा पूछ लिया जाए कि 1 अर्ग के अंदर कितने किलोवाट आवर? तो करना कुछ नहीं है, अभी हमने देख लिया कि पहले 1 किलोवाट आवर के अंदर हमने निकाल लिया 10 की घात 13 अर्ग। अब गणित कहती है जिसकी इकाई निकालनी है 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए इसको हम क्या यूं नहीं लिख सकते? इंटू 1 अर्ग। भाई क्या ही फर्क पड़ जाएगा, 1 से गुणा करने के बाद चीज तो वही रह जाएगी, अर्ग की जगह अर्ग रह जाएगा। तो इस 1 अर्ग को यहीं पर आप छोड़ दो और ये आ जाएगा पूरा का पूरा नीचे, यानी कि 1/3.6 इंटू 10 टू द पावर 13 किलोवाट आवर। पॉइंट हटेगा, 10 ऊपर जाएगा, 2 पंजे 10, 18, 5/18। सॉल्व करेंगे इसे तो 5/18 और ये जाएगा ऊपर 10 की घात -13। इतने किलो वाट घंटे होते हैं
1 अर्ग में। अब आई होप आप लोग बहुत समझदार हैं जो 5/13 को 5/18 को काट सकते हैं। 5 को अंदर रखना है, ठीक है, ये भी याद रखना। मैं बहुत बच्चों से मिला हूं पेपर के बाद और बहुत सारे बच्चे मुझे बताते हैं कि नर्वसनेस के कारण सर गलती हो जाती है कैलकुलेशंस में, और वो क्या कर देते हैं, इस 18 को यूं कर देते हैं और 5 को बाहर कर देते हैं, चुड़ैल खा जाती है नंबर, चुड़ैल खा जाएगी नंबर पूरे। ये नहीं करना, इसे बोलते हैं माइनर मिस्टेक्स। जो नीचे होता है उसको बाहर लिखते हैं दोस्तों, और मुझे पता है आपको पता है, मुझे पता है आपको पता है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर यहाँ पे बच्चे बहुत सारे वीडियो देख रहे होंगे तो 1 या 2 तो गारंटी फंसेंगे, और मेरा वादा है कि कोई नहीं फंसेगा, सबकी कैलकुलेशन सही होंगी, आराम से करेंगे। 18 पॉइंट ला के 0, 18 दूनी 36, तो लगभग 2, 36 बचेगा 14 पॉइंट ला के 1 शून्य, ज्यादा आगे जाने की जरूरत है तो जा सकते हो, नहीं तो मैं तो सीधे बता देता हूं, इतने गुणा 10 की घात -13 किलोवाट घंटे होंगे 1 अर्ग के अंदर। ये आपको याद रखना है, कर सकते हो, 18 का पहाड़ा पड़ता है, चलो चलते चलो, पर लमसम इतना हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था कि 1 किलोवाट आवर के अंदर कितने अर्ग, हमने क्या बना दिया 1 अर्ग के अंदर कितने किलोवाट आवर, कुछ भी बोल सकता है यारो, कुछ भी बोल सकता है। ऐसा जरूरी तो नहीं ना कि 1 रुपए में 2 टॉफी आती है, ये पूछे कि 1 रुपए के अंदर अगर 2 टॉफी हैं तो 2 रुपए के अंदर कितनी होंगी। हमेशा तो क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जा सकता, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता अगर 1 रुपए के अंदर 2 टॉफी हैं तो 40 टॉफियां कितने की होंगी। अगर 1 रुपए में 2 टॉफी है तो 40 रुपए में कितनी टॉफी है, एक क्वेश्चन ये है। एक क्वेश्चन पूछने का तरीका यह है कि 1 रुपए में 2 टॉफी तो 40 टॉफी कितने रुपए में, तो बात तो वही है, सोचने वाली बात है। तो इसे यूनिटरी मेथड बोलिए या आप जो भी बोलिए, लेकिन आपको इस तरीके से करना है, पूछा कैसे भी जा सकता है, आपको अपने ये चलाते रहने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज नो डायमेंशन। अब ऐसा भी तो पूछ सकता है जिसका डायमेंशन ही नहीं है, वह भौतिक मात्रा जिसकी कोई आयाम नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और स्ट्रेन। तो देखो यहां पे तो सीधे चमक गया होगा, लेकिन बच्चे कहां पे कंफ्यूज होंगे, इन दोनों पर। गारंटी कि एंगुलर वेलोसिटी तो सर ने बताया था रेडियन पर सेकंड होती है, रेडियन की तो कोई इकाई नहीं, लगाओ गोला भरो गोला, पर ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा ध्यान से रहना है। एंगुलर वेलोसिटी दोस्तों ओमेगा होती है, और ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/t। रेडियन पर सेकंड इसकी यूनिट है, लेकिन नीचे सेकंड तो है ना, रेडियन पर सेकंड, रेडियन बट्टे सेकंड, तो इसकी इकाई क्या होगी, सेकंड इनवर्स, यानी कि टाइम की पावर -1 इसका डायमेंशन होगा, भूलेगा कोई नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है दोस्तों, mv, इसकी बात करते हैं p की, तो mv तो kg मीटर पर सेकंड, यानी कि mlt-1, तो इसकी तो आ गई mlt-1, ठीक है सर। एंगुलर मोमेंटम अभी बता ही दिया, प्लांक कांस्टेंट के बराबर होता है mvr, तो m की जगह m, v की जगह v, r की जगह r, तो ml²t-1, खत्म कहानी। नहीं आया निकालना तो mvr से निकाल लेना, नहीं तो प्लांक कांस्टेंट के निकाल लेना। और स्ट्रेन क्या होता है, कितनी लंबाई बढ़ी, कितना बढ़ा, कितने पर बढ़ा, कितना एरिया बढ़ा, कितने एरिया पर बढ़ा, कितना वॉल्यूम बढ़ा, कितने एक्चुअल वॉल्यूम पे बढ़ा, यानी कि कितना आयतन बढ़ा, कितने एक्चुअल आयतन में। एक लंबाई है 2 मीटर, खींच दी 3 मीटर हो गई, कितना बढ़ा 1 मीटर, समझो 2 मीटर की तार को खींच दिया तो 3 मीटर की हो गई, तो कितनी बढ़ी 1 मीटर, कितने मीटर पे 2, तो 1/2, ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, क्या इकाई, कुछ नहीं। तो कितना बढ़ा कितने पर बढ़ा याद रखना है। तो स्ट्रेन एक यहां पर नो डायमेंशन यानी कि आयामहीन बोल सकते हो, ऐसी इकाई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछा है द डायमेंशन ऑफ 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट इज, 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट के आयाम क्या होंगे। अब यहां पर यह है स्टार का क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन को कितनी भी तरीके से पूछा जा सकता है। मैं आपको एक तरीका बता ही चुका हूं कि यह पूछेगा ये किसके बराबर है, तो 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट c के बराबर होता है दोस्तों। c यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि इसकी यूनिट होती है स्पीड के बराबर। किसके आयाम होते हैं, किसके, स्पीड के बराबर, चाल के बराबर, चाल के बराबर होता है। चाल क्या होती है, तो 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट जो होती है सर वो तो मीटर पर सेकंड की इकाइयां हैं, बिल्कुल, पर हमसे देखो रूट नहीं पूछा,
पेपर में हम खुश हो जाएंगे LT-1, अरे वाह हमने पढ़ा है और चिपकाओ, पर अंतु कहाँ है, रूट तो है ही नहीं। क्वेश्चन में ये भी देखना। और मैं एक चीज और बताता हूँ, जितने बच्चों से मिला, मैं बहुतों से मिला, बहुतों से मेरी बातें भी हुई है, पढ़ाता हूं मैं बच्चों को, तो बच्चे बताते हैं अपनी सारे मन की बातें। बच्चे कहते हैं सर देखा ही नहीं, पेपर में दिखा ही नहीं, अरे ये भी था, ये तो दिखा ही नहीं। होता क्या है, एग्जाम के टाइम में हम इतना हो जाते हैं कि हमारे दिमाग की बत्ती ऐसे गुल हो जाती है कि जो पेपर में लिखा होता है ना, कई समटाइम्स हम उस चीज को छोड़ भी देते हैं, वो चीज भूल जाते हैं, वो दिखता भी नहीं, वो सामने होगा ना तब भी नहीं दिखता। तो उसके लिए क्या करना है, क्वेश्चनों को ध्यान से देखने की आदत भी डालनी है, नजरें मिलानी है क्वेश्चन के साथ। क्योंकि कई बार ये आपके साथ भी हुआ होगा, इमेजिन कर लो कि कई बार कोई क्वेश्चन आपने देखा होगा और वो चड़क से छूट गया होगा, फिर घर आके बोलोगे अरे यार ये भी तो था, यही तो नहीं देखा मैंने, नहीं तो मैं तो कर देता। तो यही चीज होती है, हो जाता है उस टाइम चश्मे लग जाते हैं, टीन के चश्मे लग जाते हैं आंखों के आगे, ठीक है। तो ये बात याद रखना, इसमें रूट तो है ही नहीं, यहाँ तो रूट है ही नहीं, पर हमने तो रूट में पढ़ा होता है। तो अगर हमें रूट हटाना है तो हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी पड़ती है भाई, नॉर्मल गणित है। तो अगर हमें यहां से रूट हटाना है दोस्तों, तो यहां से रूट हटाएंगे तो 1/μ0 जो बन जाएगा, क्या वो स्पीड का स्क्वायर बन जाएगा। एक डायमेंशन ये भी तो आ सकता है, आपसे पूछ ले 1/√μ0 किसके समान है, आप बोलोगे स्पीड के बराबर है। लेकिन आपसे बोले 1/√, हटा के μ0 तो वो स्पीड के स्क्वायर के बराबर है। यहां ऑप्शन में हो सकता है स्पीड का स्क्वायर, स्पीड की घात 3, स्पीड की घात 4, आप स्पीड लगा क्या जाओगे, ऐसा भी तो हो सकता है स्पीड की घात 1, स्पीड की घात 2, स्पीड की घात 3, स्पीड की घात 4। रिश्ता वही सोच नहीं, हर बार आपको यही सोचना है, ठीक है। तो यहां पर आप स्पीड देखेंगे तो LT-1 स्पीड की होती है, क्योंकि इसकी घात 2 है तो 2 लगा दो, तो बन जाएगा दोस्तों L का स्क्वायर T⁻²। हमारा डायमेंशन आ जाएगा, ये हमारा डायमेंशन आ जाएगा ऑप्शन नंबर C, L² T-2। पर हो सकता है वो क्वेश्चन आपसे स्पीड के टर्म्स में भी पूछ ले, कुछ भी हो सकता है यारो, इसको ऊपर भी पूछ सकता है वो, देखो ना वही क्वेश्चन है, वो ऐसे पूछ ले, ये बताओ इसके डायमेंशन किसके बराबर है। लो खुश हो गए, खुश क्यों हो गए, क्योंकि हमने तो 1/, में पढ़ा था, तो क्या हो गया 1/, स्पीड हो जाएगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा। हाँ रूट नहीं है, रूट नहीं है, और रूट होता तो ये स्पीड होता, रूट नहीं है तो ये स्पीड का स्क्वायर है, सिंपल ही तो है। डायमेंशन क्या हो जाएंगे 1/LT-1 का होल स्क्वायर, L भैया ऊपर गया तो L की घात -2 और T ऊपर जाके प्लस का हो जाए। समझो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, अपने आप से बनाओ, जितने अपने आप से बनाने लगोगे ना उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और पता लगेगा कि अच्छा ऐसा भी होता है। मेन चीज होती है क्वेश्चन बनाने हमें आ जाए, क्वेश्चन समझ में हमें आ जाए। हम पढ़ते तो रहते हैं लेकिन बनाने भी पड़ते हैं ना, अपने मन से भी तो ऐसा भी पूछ सकता है तो क्या होगा, और डाउट वहीं आएगा। साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने यही तो किया है, ये सारी चीजें कैसे बनाई, सोचा अच्छा ऐसे नहीं तो ऐसा होता तो क्या होता, ये तो किसी ने खोजा नहीं, अब हम खोजते हैं इस तरीके से। तो ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता, ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता, पॉसिबिलिटी तो लेके चलते हैं। ऊपर से भगवान जी आके थोड़ी समझा के चले गए थे यार हमें कि तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, पॉसिबिलिटी सोच के चलते हैं। बल किसी चीज पे लगा तब वो बॉडी चल पड़ी, फोर्स किसी बॉडी पे लगाई तब वो बॉडी चल पड़ी, बात तो सही है। नहीं लगाता फोर्स तो कैसे जाएगा, नहीं चल रही, इसका मतलब फोर्स इज नेसेसरी टू मूव समथिंग। बल बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी वस्तु को चलाने के लिए। अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो ये तो नहीं चल रही, इसका मतलब इसके पास वेग भी नहीं है, इसकी वेलोसिटी 0 है। रेस्ट वाली वस्तु की वेलोसिटी 0 होती है। ये कब आया होगा, जब सोचा होगा ना। अगर मैं यहीं पे खड़ा हूं फॉर एन एग्जांपल, मैं हिल ही नहीं रहा तो आपको रेस्ट में ही लगूंगा, मैं तो मूव ही नहीं कर रहा, मेरी वेलोसिटी 0 है। अभी आप मेरे सामने बैठ जाओ, मैं चलने लगा तो आपको मैं मूव करता दिखा, मेरी वेलोसिटी, मेरा वेग आपको कुछ दिखा। ये कब सोचा होगा, जब हमारे दिमाग चला होगा। तो दिमाग धीरे धीरे, इसको बोलते हैं मेंटल प्रैक्टिस, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे सब होगा। मैं क्यों बता रहा हूं दोस्तों, मैं तो ऑनेस्टली बता देता हूं, मैं आपको यहाँ पे भी, यूट्यूब अभी स्टार्ट नहीं, बहुत पहले से किया था स्टार्ट, लेकिन यूट्यूब चलाने का मेन मोटो यही है कि हम जैसे ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ाते थे, वो कंटेंट, ऑफलाइन कंटेंट ऑनलाइन में देना है।
मेन मुद्दा यही था कि ऑफलाइन वाला जो भी कंटेंट होता था ना, जो ऑफलाइन पेड बैच चला रहे हैं, इतने महंगे महंगे बैच चल रहे हैं, जो भी चल रहा है, वो ऑनलाइन में सब भाई बहनों को पहुंचाना है। और उसके पीछे रीज़न ये है कि मुझे इतने व्हाट्सएप मैसेज आते हैं ना, वो मैं किसी दिन डिस्क्लोज करूंगा। बहुत लोगों के व्हाट्सएप मैसेज आते हैं कि सर प्लीज़ सर वहाँ नहीं आ पाते पढ़ने के लिए, उतनी दूर नहीं आ पाएंगे, तो आप ऐसा कुछ कोर्स कीजिए। तो मैं सोचता हूँ कि सारे भाई बहन जितने भी कहीं दूर दराज हैं, सबका फ़ायदा हो। और लिटरली आप इसको करके देख लेना, आपका जितने भी लेक्चर हैं, 10 से 12 लेक्चर हो चुके होंगे अगर आप देखोगे पूरे डायमेंशन में। इतना किसने खींचा है? डायमेंशन पता है 2 दिन में निपटाते हुए चलते बनो। इतना खींचने का मेन मोटो ये है। मुझे पता है कि अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा, मैं इसको पूरा 20 दिन खींच सकता हूँ, लेकिन रीज़न ये है कि इसके इतने लंबा खींच के फ़ायदा नहीं है। लेकिन इतना तो खींचो कि बच्चों के 1 नंबर परफेक्ट हो जाएं। कितने चाहिए होते हैं हमें कट ऑफ के लिए? 8 से 10 या 15 एयरफोर्स के 8। 1 नंबर अगर हमारा पक्का हो जाए तो 8 की होड़ में 7 बज गए ना, अब 10 की होड़ में 9 बज गए ना। अब तो इस तरीके से तैयारी करनी है। मेरे कहने का मतलब यह है, पढ़ो लिमिटेड। सारा पढ़ के कुछ नहीं होता, पढ़ो लिमिटेड। 20 चैप्टर है, 15 पढ़ो, लेकिन 15 ऐसे पढ़ो कि तू क्वेश्चन दे दियो मैं फोड़ के आ जाऊंगा, सिलेक्शन उसी में हो जाता है। आप लोगों ने बहुत अपने एक्सपीरियंस किसी टीचर से पढ़ा होगा या किसी से भी पढ़ा होगा, तो वो ये कहते हैं कि सारे क्वेश्चन नहीं करने, लेकिन सारे सही करने। आप 15 क्वेश्चन करें, लेकिन 15 में से अगर 14 एकदम सही है ना, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। 14 क्वेश्चन लेकिन सही। सही कब होंगे? जब आपने 14 चैप्टर बहुत बार पढ़े होंगे, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार पढ़े होंगे। पर हमारी आदत क्या होती है, हमें 20 चैप्टर पढ़ने, चाहे चुटुर 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 हम पढ़ लें, उससे काम नहीं चलने वाला। 10 चैप्टर पढ़ो, पर ऐसे पढ़ो कि पूछ ले इससे क्वेश्चन, पूछ ले इससे क्वेश्चन। तो आपको इस तरीके से तैयारी करनी, इसको कहते हैं स्मार्ट तैयारी। सारा पढ़ लेंगे, क्या ही कर लोगे सारा पढ़ के? सारा पढ़ के तो फिर वही वाली बात है ना, फिर मेरी तरह मार्कर उठा के फिर शुरू हो जाओगे पढ़ाना। क्यों? क्योंकि सारा पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, डिटेल में जाने में बहुत समय लगता है। लेकिन अगर सिलेक्शन लेना है तो क्या करना है? कम पढ़ो, लिमिटेड पढ़ो, लेकिन स्ट्रांग पढ़ो। कम पढ़ो, लिमिटेड पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्ट्रांग पढ़ो। स्ट्रांग का मतलब क्या? इससे क्वेश्चन पूछ ले, इसको तो मैं नहीं जाने देने वाला। ठीक है, तो टारगेट बना लो। ऑलमोस्ट सारा चैप्टर करना जरूरी नहीं है, ये बात आप भी जानते हो और मेरे से बेहतर जानते हो, ये आपको भी पता है। तो वो बेवकूफ बनाने वाली बातें नहीं, क्योंकि गुमराह बहुत करने वाले हैं। यस, ये होता है, वो होता है। मैं सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा कि ऐसे करोगे तो ये होगा, और ऐसे करके मेरे बहुत बहुत स्टूडेंट को फायदा हुआ है। तो आप भी तो मेरे भाई बहन जैसे ही हो, आपका क्यों नहीं फायदा होगा? करके देखो, फिर मुझे बताना। आओ बात करते हैं। क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट टू सीजीएस। अब सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। और एसआई अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एसआई को ना तुम उसमें तोड़ दो, एमकेएस में। तो बात हो रही है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की। तो जी भैया अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और जी होता है उसमें एक कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की यूनिट होती है FR² अपॉन M1 M2। यानी कि हम इसको लेते हैं न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। ये इसकी इकाई है, यूनिट भी पूछी जाती है इसकी कई बार। पर सर ये कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, ये न्यूटन कैसे होता है? अगर ये न्यूटन नहीं तोड़ना आ रहा तो एक न्यूटन को ऐसे लिखो, और आपको मैंने बताया है केजी मीटर पर सेकंड, MLT-2 न्यूटन है। ठीक है सर, तो केजी की जगह केजी चिपका दो, मीटर की जगह मीटर, पर का मतलब होता है अपॉन। इस मीटर स्क्वायर की जगह मीटर स्क्वायर, नीचे पर का मतलब हो जाएगा केजी का स्क्वायर, मल्टीप्लाई। केजी ने एक केजी को मार डाला, आपके पास जो इकाई आएगी गौर से देखेंगे वो बनेगी केजी। जब ऊपर जाएगा तो -1 बनेगा, मीटर गुणा मीटर, मीटर का क्यूब बन जाएगा, और सेकंड की घात -2। आप अगर डायमेंशन चेक करेंगे तो यही तो निकलता है, M-1 L3T-2। वीमीय सूत्र क्या होता है इसका? M-1 L3T-2। यहीं से तो इसका वीमीय सूत्र आता है। ठीक है सर, अब कुछ नहीं करना, इस यूनिट को उठाओ और यहां लिखना शुरू करो। केजी की घात -1, मीटर की घात 3 थी और सेकंड की घात -2 थी। अगर याद नहीं तो देख लो, वैसे तो यही थी। केजी की घात -1, मीटर की घात 3, सेकंड की घात -2। आप कुछ मत करो दोस्तों, इस मीटर क्यूब को ऊपर रखो और बाकी नीचे कर दो, केजी सेकंड की घात 2। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सारी घातें प्लस में लिख दी। मतलब जो नीचे वाली माइनस की थी उसको नीचे लिख दिया, जो प्लस वाली थी उनको प्लस में लिख दी। अब इसको सीजीएस में बदलते हैं। आपको रेशियो निकालना है MKS यानी कि SI बट्टे CGS का, ये अनुपात निकालना है, G की MKS बट्टे
CGS के अनुपात निकालना है। तो ये तो बन गई MKS। अब CGS कैसे आएगी? तो CGS निकालने के लिए क्या करना है? परिवर्तन करना है। अब नोट करेंगे, 1 मीटर के अंदर होते हैं 100 सेंटीमीटर। अगर इधर क्यूब तो इधर की साइड में भी क्यूब। मैथ्स कहती है अगर फंक्शन इधर लगाओगे तो दूसरी तरफ भी लगाओ। अगर इधर 3 करोगे तो इधर भी 3 करो। तो दोस्तों अरे यार 1 मीटर गुणा 1 मीटर गुणा 1 मीटर ही तो, सुनो 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 सुनो, 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है? 1 मीटर गुणा 1 मीटर गुणा 1 मीटर, आया ना? 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर, इस 1 मीटर के अंदर भी 100 सेंटीमीटर और इस 1 मीटर के अंदर भी 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है 1 2 3 4 5 6 10 की घात 6 सेंटीमीटर का क्यूब। खत्म कहानी। लगा दो इसको यहां पर, 10 की घात 6 सेंटीमीटर की घात 3, अपॉन की जगह अपॉन, कोई दिक्कत नहीं। केजी के अंदर आप सभी को पता है 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। चिपका दो यहां पे 1000 ग्राम, और सेकंड को तो बदलना ही नहीं है तो सेकंड को सेकंड छोड़ दो। अब देखो 10 की घात 6 का मतलब है ऊपर 6 जीरो नीचे 3 जीरो, तो नीचे के 3 जीरो ऊपर के 6 जीरो में से 3 काट लेंगे तो बचेगा 3। आगे आंसर यहाँ पे मीटर क्यूब, इधर केजी, इधर सेकंड की पार दो, इस पूरे को इसके नीचे भेज दो, सेंटीमीटर क्यूब बटे ग्राम पर सेकंड, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब बट्टे ग्राम सेकंड का स्क्वायर, क्या बचा? 10 की घात 3। अब जरा मेरी नजरों से देखो, क्या ये पूरा MKS नहीं है? क्या ये पूरा CGS नहीं है? ये MKS है, ये CGS है, जिसकी वैल्यू 10 की घात 3 आ गई। खत्म। क्या आंसर आ गया आपका? 10 की घात 3। हो सकता है इस क्वेश्चन को CGS बटे MKS पूछ ले तो 10 की घात -3। करना वही है, बस सोच थोड़ी सी ये बदलनी है कि कैसे चेंज करना है। हमने क्या किया? हमने जी का मान निकाला, जी के बाद हमने न्यूटन, जी की जगह न्यूटन की इकाई रख दी जो केजी -1 मीटर क्यूब और सेकंड -2 में आई। रखने के बाद क्या किया? हमने इसका कन्वर्जन कर दिया CGS में। ये M को बदला C में, तो 1 मीटर के अंदर होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 3 बार है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेंगे 10 की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब। रख दिए केजी के अंदर 1000 ग्राम, सेकंड की जगह सेकंड, चिपका के काट मार के हमारे पास आ गया। ये सिंपल, आराम से करने पर आंसर आता है। अच्छा एक चीज और होती है फास्ट कैलकुलेशन। हम सोचते हैं फास्ट कैलकुलेशन। एक बच्चा था, वो बहुत तेजी से कैलकुलेट करता था, बहुत तेजी से, और बहुत अच्छी आदत भी थी उसकी कैलकुलेट करने की। बट होता क्या था ना, वो बहुत ज्यादा तेजी में कैलकुलेट करते करते कई बार आंसर गलत निकाल देता था। बहुत तेजी से कैलकुलेशन करते हुए कई बार आंसर गलत निकाल देता था। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अगर आंसर गलत आएगा और मुझे क्वेश्चन आता है और मेरा आंसर गलत आ रहा है और 4 ऑप्शन में वो आंसर नहीं मिल रहा, तो भाई साहब मजाल है जो मैं नए क्वेश्चन में चले जाऊं। अगर वो मुझे क्वेश्चन आता है, मेरी कैलकुलेशन की गलतियों से मेरा आंसर नहीं आ रहा, तो यहां ईगो पे ले लूंगा मैं कि ये तो मुझे आता है और ये मुझे 1 नंबर देके जाएगा, जिसके कारण मैं क्या करूंगा? उस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करूंगा। सुनते रहना मेरी बात को, प्रैक्टिकली अप्रोच है। और मैं जल्दबाजी के चक्कर में उस क्वेश्चन को लगभग 2 बार तो सॉल्व करूंगा। हाँ मेरा आंसर आ गया, खुशी से मैंने टिक लगा दी। हुआ क्या दोस्तों, आपको खुद भी नहीं पता कि आपने उस जल्दबाजी के चक्कर में कि ये क्वेश्चन मेरा जल्दी सॉल्व हो जाए, आप 5 मिनट उस क्वेश्चन को दे बैठोगे, आपको भी नहीं पता चलेगा। करके देखना, 5 मिनट उस क्वेश्चन को दे दोगे, जबकि शांति से बैठ के एक ही बारी में वो आंसर 2 मिनट में आ जाता। शांति से बैठ के एकदम हल्के हल्के कैलकुलेशन करके वो आंसर 2 मिनट में आ जाता। पर फास्ट कैलकुलेशन की, जिसके कारण मेरा एक बार आंसर गलत हुआ। गलत होने के बाद फिर मुझे आया कि नहीं ये आंसर तो मेरा आना चाहिए, और 5 मिनट लगा के मैंने बोला यस मेरा आंसर आ गया, खुशी हुई है मुझे। जबकि मैं यहां 3 मिनट अपने खो चुका हूं, इतनी देर में मेरे 2 क्वेश्चन और सॉल्व हो जाते। बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? फिर एंड ऑफ द टाइम हमारे पास ये होता है कि पेपर तो आसान था, टाइम कम रह गया।
रीजन ये होता है, संतुष्टि से, शांति से उस क्वेश्चन में अगर 3 मिनट भी लगाओगे ना यार, तब भी तुम 2 के गैप में हो, तब भी तुम 2 के फायदे में। लेकिन फास्ट कैलकुलेशन के चक्कर में प्रॉब्लम क्या है कि वो क्वेश्चन कई बार अगर गलती से कोई पॉइंट की भी मिस्टेक हो ना तो आंसर पूरा बदल देता है, जज्बात बदल जाते हैं, ये तो गणित है। पॉइंट की भी मिस्टेक हो तो पूरा आंसर चेंज हो जाता है। तो आपको ये चीज भी समझनी है कि एक्यूरेसी का मतलब स्पीड के साथ सही करना। और स्पीड कब आएगी, पहले आराम से कैलकुलेशन करना सीखो, ठीक है। अभी सारी चीजें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये एग्जाम फंडेज होता है, ये सारा एग्जाम फंडा होता है, ये बताता कोई नहीं है। ये तब पता लगता है जब आप 10 बार 20 बार गलतियां कर चुके हो, यार ये चीजें होती हैं, तो इन गलतियों से बचना है। ऐसी चुड़ैलों से दूर भागो, दूर से हटो ऐसी चुड़ैलों से। क्या, इफ द यूनिट ऑफ लेंथ इज 4 मीटर, अगर लंबाई की इकाई 4 मीटर है, इकाई की बात हो रही है, ठीक है, इकाई 4 मीटर है और वेग की इकाई 6 मीटर पर सेकंड है, तो टाइम की इकाई क्या होगी। तो बहुत ही आसान ये सूत्र है, वेग बराबर लंबाई बटे समय होता है। वेग दे रखा है 6, लंबाई दे रखी है 4, समय हमसे पूछा है इकाई, लेकिन यूनिट में चले गए सारा। टाइम आ जाएगा दोस्तों 4/6, काटो 2/3, इसका आंसर है सीधी सीधी बात a बराबर 2/3। ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है इफ m इज द मास, q इज द चार्ज एंड b इज द मैग्नेटिक फील्ड, देन m/qb हैज द सेम डायमेंशन एज। यदि m द्रव्यमान है, q आवेश है और b चुंबकीय क्षेत्र है, तो m/qb का आयाम वही है जो, इनमें से क्या होगा। तो भैया इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लिख देते हैं m/q गुणा b। m यहां पे द्रव्यमान है, ठीक है, Q यहां पर आवेश है, चार्ज है, ठीक है, और B बराबर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र है। अब सर सॉल्व कैसे किया जाए, तो सबसे पहले आओ मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड पे लगने वाला एक फॉर्मूला होता है F = IBF। जब आप किसी कंडक्टर को, किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में लगते हो तो उस पर इतना फोर्स लगता है, बल लगता है। B का मान निकलेगा F/B को यहीं छोड़ दो, I × L। I यहां पे धारा होती है, लगाएं दोस्तों। m की जगह m चिपकाने का, q की जगह q और b की जगह चिपकाएंगे F/IL। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैं 2 तरीके बताऊंगा, पर पहला तरीका यह है, मैथ्स कहती है जितना सॉल्व करो कर लो, गणित क्या कहती है, जितना काट मार सकते हो काट मार लो, जब नहीं कट मरे तो छोड़ दो। यही तो होता है। आप लोग मैथ्स में क्या करते हो, जितना काट कट्टम कट्टा कर सकते हो, मार वार सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, कर लो, नहीं होता तो वही हमारा आंसर है। तो जितना काट सकते हो काटो, ठीक है, समझ में आया। अब दोस्तों जरा Q की अगर मैं बात करूं, इस Q की मैं बात करूं, तो आवेश जो होता है वो होता है करंट इनटू टाइम, चार्ज = करंट इनटू टाइम। आवेश बराबर धारा गुणा समय। आओ लगा दें, m की जगह m, q की जगह आ जाएगा I × t। देखो q की जगह मैंने क्या लिख दिया, IT। f की जगह f, नीचे है I × L। I ने I को मार डाला, एक टेंशन हमारी खत्म, ठीक है सर, समझ में आती बात। ये L चला जाएगा सबसे ऊपर, ये बन जाएगा mL/T, ये वाला T और ये वाला F। क्लियर। अब एक चीज और सोचो, m की जगह m, L की जगह L, T की जगह T, F क्या होता है। देखो बाकी तो सारी अपनी फंडामेंटल वैल्यूज है, F ही है एक ऐसी चीज जिसको हम बदल सकते हैं, भाई यही तो है जो डिराइव्ड यूनिट है, बाकी तो सब हो गया। F का मतलब होता है ma, मास इनटू एक्सेलरेशन, m से m भी उड़ा दो, भाई F बराबर ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, लिख दिया। अब क्या आ गया, तो अब आ गया सर ऊपर L, नीचे T और A। अब देखो L और T दोनों फंडामेंटल हैं, तो दोस्तों A की जगह क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। याद करो, त्वरण बराबर वेग बटे समय, एक्सेलरेशन = वेलोसिटी अपॉन टाइम। सर टाइम से टाइम भी उड़ लिया। अब क्या बचा देखते चलो, L/V। मैथ्स कहती है जहां तक मुझे सॉल्व करो कर लो। L की जगह L, वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। L से L भी मर गया और ये टाइम जाएगा ऊपर, आंसर आ जाएगा T। यानी कि ये पूरा का पूरा जो है एक टाइम यानी कि समय का सूत्र है, ये पूरा समय का सूत्र है।
यानी कि टाइम होता है हमारे पास m अपॉन क्यू बी। लेकिन सर यहां पे तो टाइम दे ही नहीं रखा। तो दोस्तों आपको एक नोट पॉइंट याद रखना है क्या, कि अगर टाइम नहीं दे रखा तो टाइम इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ होता है, 1/f भी तो होता है। तो 1/f यानी कि ये इसका आंसर है। टाइम की जगह अगर हम 1 अपॉन एफ रख दें तो m अपॉन क्यू बी मिलेगा। अच्छा कोई f मत रखना, f रखते ही क्यू बी बट्टे एम हो जाएगा, f का मान होगा क्यू बी बट्टे एम। तो आपको याद रखना है टाइम है, ये टाइम 1 अपॉन एफ होता है, इसलिए इसका 1/, आवृत्ति आंसर है। पहला तरीका तो यह है कि आपने फिजिकल क्वांटिटी ही रखी है, भौतिक राशियां ही रखी हैं, और उन्हीं भौतिक राशियों में आपने मार काट के कुछ करके टाइम में कर दिया। दूसरा तरीका होता है यूनिट मेथड। अगर यूनिट याद है, बहुत बढ़िया, यूनिट याद है तो यूनिट रख के कर सकते हो। तो यहां तो आपने f अपॉन आई एल निकाल लिया, बस अब यूनिट रखनी शुरू कर दो। तो हमने क्या निकाला था, हमारे पास क्वेश्चन था, सेकंड मेथड है हमारे पास, q अपॉन m अपॉन क्यू बी। b का मान था f अपॉन आई एल, तो हमने b की जगह रखा f अपॉन आई एल। अब हम यूनिट रखना शुरू करते हैं, यूनिट रखना शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखो ध्यान से, ठीक है, Q की जगह हम क्या रखने वाले थे, आई टी, F की जगह F, और नीचे आएगा आई एल। जो कट रहा है वो तो काट ही दो ना, ये तो काट ही देंगे। अब M की जगह रखेंगे kg, टाइम का होता है सेकंड, फोर्स की होती है kg मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। याद रखो फोर्स kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर यहां पर, तो मीटर से मीटर उड़ गया, kg से kg उड़ गया, सेकंड से सेकंड उड़ गया, सेकंड जाएगा ऊपर और सेकंड होता है टाइम, खत्म, और टाइम होता है 1 अपॉन एफ। आपका आंसर सीधे आ जाएगा। आपने क्या किया, फोर्स की जगह रख दिया kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एम ए रखने की टेंशन से बच गए, फिर ए की जगह v अपॉन टी टेंशन से बच गए, v की जगह एल अपॉन टी रखने की टेंशन से बच गए। इसको बोलते हैं यूनिट वाला मेथड, जहां पे हम यूनिट रखते हैं। यूनिट भी वही काम करेंगे जो वैल्यूज करेंगे, बस आपको याद रखना है, छोटा सा तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ मर्करी इन सीजीएस सिस्टम इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इट्स वैल्यू इन एसआई। नोट याद रखेंगे, एसआई मैंने बताया था, एसआई ना समझ में आए तो एमकेएस याद रखेंगे कि मीटर, किलोग्राम और सेकंड में हमें चीजें रखनी है। नोट एक और याद रखेंगे कि अगर मैं डेंसिटी की इकाई की बात करूं, डेंसिटी यानी कि घनत्व, तो घनत्व भैया होता है मास अपॉन वॉल्यूम। हालांकि हमने ये पढ़ा है, द्रव्यमान बटे आयतन, ये होता है हमारे पास घनत्व का सूत्र। तो दोस्तों द्रव्यमान होता है केजी और आयतन होता है मीटर के क्यूब में। नोट याद रखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर मैं यहां 1 लगाऊं तो कोई दिक्कत नहीं होती कोई चीज, तो 1 वही होता है। केजी की जगह रखूं 1000 ग्राम, मीटर क्यूब मैंने आपको बताया है 1 मीटर क्यूब के अंदर होता है 10 की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर के अंदर 10 की घात 2 सेंटीमीटर, अगर यहां क्यूब तो यहां पूरे पे क्यूब, तो नीचे आएगा 10 की घात 6 सेंटीमीटर की घात 3। 1 2 3 कटने के बाद यहां आएगा 3। तो आप नोट रखेंगे छोटी सी बात कि 1 केजी पर मीटर क्यूब के अंदर होते हैं 10 की घात -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे। इसको मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूं, ये होगा 1 केजी पर मीटर क्यूब के अंदर इतना होता है। सिमिलरली अगर आपसे बोले 1 ग्राम पर सेंटीमीटर के क्यूब के अंदर कितना होता है, तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ये नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चेंज करने के काम आती है कई बार, कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। आओ वापस आते हैं क्वेश्चन में, और अब तो क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ गया। वो कह रहा है सीजीएस प्रणाली में पारे का घनत्व 13.6 गुणा 10 की घात 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। एसआई में इसका मान क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, इसको मैं मिटा देता हूं। एसआई में इसका मान क्या होगा, अभी हमने देखा कि 13.6 को आप किससे गुणा कर दो, 1000 से, केजी पर मीटर क्यूब। क्यों दोस्तों, नोट क्या था, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर होता है 10 की घात 3 केजी पर मीटर क्यूब। मल्टीप्लाई कर लो, पॉइंट हटेगा, एक 10 आएगा, 0 से 0 मर गया, 1 3 6 2 0
kg पर मीटर क्यूब, ये आपका आंसर है। कहाँ दिख रहा है आपको? 13600 सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। खत्म, ज्यादा टेंशन लेनी नहीं, बस कन्वर्जन करना आना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, अ फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर वेयर T इज द टाइम, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ A एंड B। AF बराबर AT प्लस BT स्क्वायर द्वारा दिया जाता है बल, एक बल है जहां T समय है, A और B के आयाम क्या है। अब बल देखो, बल बराबर AT प्लस BT स्क्वायर, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वीम या समानता का सिद्धांत कहता है जो इकाई इसकी वही इकाई इसकी वही इकाई इसकी, यानी कि यूनिट ऑफ F, बल की इकाई यूनिट ऑफ AT प्लस हो रहे हैं तो वही यूनिट ऑफ BT स्क्वायर होगी। काम आसान। बल की इकाई F बराबर AT और बल की इकाई BT स्क्वायर के बराबर भी है। भाई अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर हैं। मेरे पास जितने पैसे उतने तुम्हारे पास, और तुम्हारे पास जितने पैसे उतने तीसरे लड़के के पास, तो जितने पास मेरे उतने पास उसके। मेरे पास जितने पैसे उतने तुम्हारे पास, तुम्हारे पास जितने पैसे उतने उसके पास, तो तुम हटो साइड, हम दोनों के पास भी तो बराबर पैसे हैं। तो जितने पैसे, जितनी इकाई इसकी है वही इकाई इसकी है, जो इकाई इसकी है वही इकाई इसकी है, तो इन दोनों की इकाई भी बराबर और इन दोनों की इकाई भी बराबर, वही हमने यहाँ पे कर दिया। तो बल की इकाई होती है MLT-2, यानी कि हमसे डायमेंशन पूछा है, इकाइयां भी सेम होंगी, ए की जगह ए, टी की जगह टी। मैथ्स कहती है ए को निकालना है, टी नीचे, ए की इकाई आएगी MLT-3, दैट्स इट। टी नीचे जाएगा, टी ऊपर जाके हो जाएगा ये। सिमिलरली अगर हम यहाँ निकालें तो F की जगह आएगा MLT-2, यहाँ पे आएगा BT स्क्वायर, टी नीचे तो B की इकाई आएगी MT-2 बट्टे टी की घात 2, जब 2 ऊपर जाएगा तो यह आ जाएगा दोस्तों MLT-4, ये इसका डायमेंशन है। तो एक में है ML, दूसरे में भी ML, इसमें T-3, उसमें T-4, आंसर देख लो कौन सा मिल रहा है, ML 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 ML, T-3 मिल गया यहाँ पर, T-3 मिल गया यहाँ पे, तू नहीं है तू नहीं है, फिर है टी ML T-4 MLT, तो B इसका राइट ऑप्शन होगा, दैट्स इट। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, आपके पास आपका आंसर। तो ये थे आज के वो क्वेश्चन जो हमने निपटाने थे, जो करने जरूरी थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे तो दोस्तों डेफिनेटली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों को भी भेजें जो परेशान है सब्जेक्ट से कि कैसे पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, और जो अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, मतलब डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। इसी के साथ डायमेंशन पार्ट 3 भी आएगा, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, आगे के कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर देंगे और बीच में किसी दिन हम इसके डायमेंशन पार्ट 3 तब तक आप रिवाइज करते चले, जिसमें हम एडवांस लेवल के करेंगे। एडवांस मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे, थोड़े तगड़े होंगे लेकिन अच्छे से होंगे, जो बैकबोन होंगे, तो जिसमें मज़ा भी आएगा और थोड़ा दिमाग की बत्ती जलाने और बुझाने में मज़ा भी आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, ओवर एंड आउट, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।